पूरे फिजिक्स में वेक्टर भरा हुआ है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है, ना तो आपको काइनेमेटिक्स समझ आएगा, ना सर्कुलर मोशन समझ आएगा, ना वर्क पावर एनर्जी तो छोड़ दीजिए, हालांकि वहाँ भी फोर्सेज ही है। आपको रोटेशनल समझ नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म समझ नहीं आएगा, मतलब समझिए कि पूरा फिजिक्स चौपट। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये एक चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और बोर्ड पे आप देख ही रहे होंगे, इट इज़ वेक्टर। हम जानते हैं कि वेक्टर को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है फिजिक्स में। बिना वेक्टर का आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। जब भी आप जाते हैं किसी भी क्लासेस में तो आपके टीचर सबसे पहले वेक्टर के इम्पोर्टेंस को बताते हैं। वेक्टर ही नहीं, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि फिजिक्स में एक तो वेक्टर है ही, बाकी डिफरेंशिएशन, एंड अनदर इज इंटीग्रेशन। ये तीन टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए बाकी वीडियोस दिए हुए हैं, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं जो डिस्कस करूंगा वो है वेक्टर, है कि नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि वेक्टर इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। वेक्टर स्टूडेंट, ये सबसे पहले तो चैप्टर है मैथ का। आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे, वेक्टर एंड 3D। तो ये वेक्टर का, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, हम उन क्वांटिटीज़ को अभी देखेंगे। कुछ क्वांटिटीज स्केलर हैं एंड कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो वेक्टर हैं। तो फिजिक्स में वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कुछ क्वांटिटी है, अगर मान लेते हैं कि कुछ क्वांटिटी है, ये 2 और 2 ये 4 हो जाता है किसी भी केसेस में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सर पे 2 kg का वजन रखा जाए, उसके ऊपर 2 kg का और वजन रख दिया जाए, है कि नहीं, आप कहेंगे कि मेरे ऊपर 4 kg का ये मास है कि नहीं। वजन कहने का मतलब मैं मास कह रहा हूँ, वजन तो ऐसे वेट को कहते हैं। तो 4 kg मास हर हाल में होगा। लेकिन स्टूडेंट, आप एक बात बताइए, क्या 2 न्यूटन फोर्स और 2 न्यूटन फोर्स हमेशा 4 न्यूटन होगा? डिपेंड करता है। 4 न्यूटन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप कहेंगे सर 2 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये तो 4 ही होना है ना। ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 न्यूटन और 2 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, मान लेते हैं कि आप टग ऑफ वॉर का गेम खेल रहे हैं। टग ऑफ वॉर क्या होता है? एक रस्सी को कुछ 5 लोग इधर से खींच रहे होते हैं और कुछ 5 लोग उस तरफ से खींच रहे होते हैं। तो इधर से मान लीजिए कि 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस रस्सी पे टोटल जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 0 न्यूटन का। टोटल फोर्स कितना है? नेट फोर्स जो आप कह सकते हैं वो 0 न्यूटन का है, क्योंकि एक फोर्स और दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप कि वेक्टर और स्केलर दोनों अलग अलग अलजेब्रा है। हम जो सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते हैं उसमें नॉर्मल स्केलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट वेक्टर अलजेब्रा में उन क्वांटिटीज़ को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें डायरेक्शन हो, है कि नहीं। तो फिलहाल हम समझते हैं कि वेक्टर है क्या, स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या है, और फिजिकल क्वांटिटी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को 2 बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। पहला मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि फिजिकल quantities can be classified on the basis of magnitude and on the basis of direction।
तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज़ है कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे इसका किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। तो बाबू देखिए ज़रा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है एंड वी आर क्लासिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, देन इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज fundamental physical quantity, second one is derived, और जो तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फंडामेंटल, सेकंड इज डेराइव्ड एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल आप जानते हैं 7 है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। देखिए घबराइए नहीं, इसका बहुत अच्छा नोट्स है अगले स्लाइड में, है कि नहीं। अब देख लीजिए, इस तरह से मैंने स्लाइड बना के रखा है, कॉपी पेन लीजिए और वन ऑफ द बेस्ट नोट्स आपको मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं भी यूट्यूब पे या कहीं भी आपको इससे अच्छा नोट्स अवेलेबल नहीं होने वाला है। नोट्स प्रिपेयर कीजिए और एक बार में पूरे वीडियो को देखिए। तो आ जाइए, इसको लिखना नहीं है फिलहाल, आप समझिए, बाद में जब मैं बोलूँगा लिखिए तब लिखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बार बार बोलता हूँ, बी अ गुड लिसनर, पहले अच्छे से सुनिए, उसके बाद लिखना या जो भी करना वो कीजिए। तो सबसे पहला क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये दुनिया में 7 तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में यूज़ होने वाले। दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो इन्हीं 7 से मिलके बनता है, जिसे क्या कहते हैं, डेराइव्ड। एंड 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे भी हैं जिनके यूनिट तो हैं पर उसके डायमेंशन नहीं है, आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, वो है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल थीटा, सॉलिड एंगल ओमेगा। तो स्टूडेंट हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं पढ़ रहे हैं और यूनिट एंड डायमेंशन भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेजरमेंट में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया एंड दिस 3 पार्ट्स आर फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू जनरली 2 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो है स्केलर और दूसरा जो है यह है वेक्टर। पर कई बार आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि एक क्वांटिटी टेंसर होता है, व्हाट इज टेंसर। तो आप इसे एक टेंसर भी लिख लीजिए। क्या है टेंसर क्वांटिटी? टेंसर आर दोज क्वांटिटी विच आर नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। या फिर आप कह सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर टेंसर का ही पार्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ये पार्ट तो आपने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा, बट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जनरली 2 पार्ट्स। यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स लिखा है, हालांकि 3 ही होता है, लेकिन वैसे हम लोग 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में अब कभी नहीं टेंसर का जिक्र देखेंगे, है कि नहीं। तो स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन के हिसाब से स्केलर, वेक्टर और टेंसर 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल देख लेते हैं कि हमारा जो स्केलर और वेक्टर जैसे फिजिकल क्वांटिटीज है, पहला मैंने कहा स्केलर, दूसरा कहा वेक्टर एंड द थर्ड वन इज टेंसर। सबसे पहले हम स्केलर को देखते हैं। वैसे क्वांटिटी जिनका स्पेसिफिकेशन है कि नहीं, जिनका मतलब, जिनका मीनिंग वो कंप्लीटली फुलफिल हो जाए सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से, समझ रहे हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिनका
जो स्पेसिफिकेशन है, जिनका मीनिंग है वो पूरे तरह से उनके मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीट हो जाए, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं बताइए? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है कि इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गया लेंथ नहीं, लेंथ में डिस्प्लेसमेंट भी आता है, आप इसे कह दीजिए मास, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी एक्सेट्रा, है कि नहीं? तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी अगर उसका मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 kg मास है, तो हाँ हो गया, है कि नहीं? मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया उस फिजिकल क्वांटिटी को। 5 kg मास है। सबसे पहला चीज़ आपने पढ़ा होगा, फिजिकल क्वांटिटी को 2 चीज़ों में लिखा जाता है, न्यूमेरिक और यूनिट। कहने का मतलब है उसके कुछ मैग्नीट्यूड मतलब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और कुछ उसका यूनिट होगा। तो ये तो बात का चीज़ है यूनिट एंड डायमेंशन का। अब आते हैं वेक्टर में। वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होना ही है, कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जिसमें मैग्नीट्यूड नहीं होगा, मैग्नीट्यूड तो होना ही है, साथ ही साथ एक फिक्स डायरेक्शन होगा, मतलब एक सर्टेन डायरेक्शन होगा, है कि नहीं? कहने का मतलब है कि आपका जो वेक्टर है ये क्या होगा, इसका सर्टेन डायरेक्शन होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका डायरेक्शन है तो वो वेक्टर होगा ही। इसमें एक कंडीशन और कहते हैं कि वेक्टर होने के लिए इसका डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए पहला। दूसरा मैंने उल्टा कर दिया, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब है कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें। हम 2 लॉ पढ़ेंगे फर्दर, आगे में हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 चीज़ को जो फॉलो करे उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। पर एक टेंसर, नाउ व्हाट इज टेंसर? टेंसर है क्या? तो स्टूडेंट, टेंसर कुछ नहीं है वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका वेरिएबल डायरेक्शन हो, है कि नहीं, वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो। कहने का मतलब है कि उसका एक्सिस चेंज हो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे बताइए? टेंसर क्वांटिटी, है कि नहीं? तो टेंसर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो टेंसर है ना, स्केलर और वेक्टर इसी का पार्ट है कि नहीं? तो स्केलर जो है इसे कहते हैं 0 रैंक्ड टेंसर, और जो वेक्टर है इसको कहते हैं फर्स्ट रैंक्ड टेंसर। 0 रैंक टेंसर और फर्स्ट रैंक टेंसर। और कुछ क्वांटिटी को तो टेंसर क्वांटिटीज़ ही कहा जाता है, जैसे 4 क्वांटिटीज़ को जनरली टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेन, थर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड फोर्थ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? ये तो स्ट्रेस भी आपने देखा होगा, स्ट्रेन भी यूनिट एंड डायमेंशन में देखा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 10th में आपने पढ़ा ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशनल में जैसे लीनियर में जो रोल मास प्ले करता है वही रोल रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो ये 4 ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनको टेंसर के अंतर्गत लिया जाता है। तो स्टूडेंट, इतना मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टूडेंट मैंने हाईलाइट किया है, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, बहुत सारे टीचर्स भी यहाँ तक बोल देते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है? टेंसर क्वांटिटी है।
बट वो सरासर गलत है। देखो, जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था, मेरे स्कूलिंग टाइम पे एक टीचर थे जिन्होंने बताया था कि जो करंट है इट्स अ टेंसर क्वांटिटी, बट वो बिल्कुल गलत है। करंट को आप सिंपल अलजेब्रा के तहत आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इट्स अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हमेशा एक स्केलर है। करंट वेक्टर और या टेंसर हो ही नहीं सकता है कि नहीं? अब कोई कहें कि सर उसका डायरेक्शन है, तो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ दैट इज़ द कन्वेंशनल डायरेक्शन। वो एक डायरेक्शन मान लिया गया है। एक्चुअली करंट का डायरेक्शन है, इट्स नॉट अ डायरेक्शन। ये जो है इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्जेस के फ्लो के सेंस को बताता है कि नहीं? तो करंट इट्स अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी, इट्स नॉट वेक्टर क्वांटिटी। अब आप इस पर लिखना चालू कीजिए। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन है। Those quantity whose specification is completed with magnitude only is called scalar quantity. But about vector, those quantity whose specification is completed with magnitude as well as direction. Magnitude और direction दोनों होता है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो क्वांटिटी को क्या करना चाहिए? वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, टेंसर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी जिसका वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो, वेरिएबल डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि एक्सिस चेंज हो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। इसमें 4 है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। हाँ, सबसे पहले स्टूडेंट, वेक्टर जो है ये कितने तरह के हैं, है कि नहीं? तो वेक्टर क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पहला है पोलर वेक्टर एंड दूसरा है एक्सियल वेक्टर। अब कहेंगे सर ये पोलर क्या है और एक्सियल क्या है? एक्सियल तो आपको समझ आ रहा होगा। एक्सियल आप समझ रहे होंगे कि एक्सिस के अलॉन्ग होगा, है कि नहीं? और एक्सिस कब होता है? जब रोटेशन होता है जनरली। तो सबसे पहला पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर हैं, बाबू दिमाग खोल के इस चीज़ को सुन लीजिए, कि वो वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन में हो, वैसे वेक्टर जो क्या हो? स्ट्रेट लाइन में हो। कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ हो नहीं, या इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वैसे वेक्टर जो क्या हो? जिसका इनिशियल पॉइंट हो, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो? स्ट्रेट लाइन में हो। या वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? एक लाइन सेगमेंट के थ्रू। तो वैसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट हो उसे क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर। या जैसे इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए। स्पीड, इट्स नॉट स्पीड, क्या है? वो तो स्केलर है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, है कि नहीं? फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी जिनको आप एक लीनियर, मतलब जैसे क्वांटिटी वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो एक लीनियर सेंस डेवलप हो जाता है मेरे दिमाग में, है कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं उसको? कि वो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? पोलर वेक्टर कहेंगे। स्टूडेंट, व्हाट अबाउट एक्सियल वेक्टर? तो बाबू, जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो, वहाँ पे वो जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो क्या होगा? एक्सियल वेक्टर। इसका बढ़िया एग्जांपल है टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये क्या है? ये रोटेशनल क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर पंखा ऐसे मूव कर रहा है गोल 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 गोल, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या हो जाता है? टॉर्क हो सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, एंगुलर वेलोसिटी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। तो जितने भी ये एंगुलर टर्म्स हैं, इनका जो एक्सिस के इनका जो ये जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी होंगे। तो कहेंगे कि सर इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस पे ये रोटेट कर रहे हैं उसी एक्सिस के अलोंग इनका क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो कहेंगे डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? तो रोटेशन के अलोंग अपने पाम को कर्ल करना है,
है कि नहीं। इसे कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल। अगर इस तरीके से रोटेशन के अलॉन्ग अपने पाम को कर्ल करें, कौन से हाथ को, दाएं हाथ को, तो कर्ल करें तो क्या होगा, ये जो एक्सटेंडेड थंब है इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, है कि नहीं। तो हमने ये पढ़ा कि जो एक सीधी लाइन में हो उसे कहते हैं पोलर वेक्टर, और जो रोटेट करे उसे कहते हैं एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर जो स्ट्रेट लाइन में हो, है कि नहीं, एक्सियल वेक्टर जो रोटेट कर रहा हो। तो रोटेशन में एक्सियल वेक्टर और स्ट्रेट लाइन में पोलर वेक्टर। चलिए इसको भी लिख लीजिए। दोज वेक्टर्स विच हैज ट्रांसलेशनल डिस्क्रिप्शन, कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन में हो, उसे क्या कहेंगे, एंड हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं, इज कॉल्ड पोलर वेक्टर। दूसरा, दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स रोटेशनल इफेक्ट, कहने का मतलब है कि जो गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे, बताइए, एक्सियल वेक्टर। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, ठीक है। हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, इट्स अ वेरी सीरियस डिस्कशन कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमने एक एरो ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं। एक वेक्टर को हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर को ही या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ही, है कि नहीं, रिप्रेजेंट करना है हमें। तो सबसे पहले आपको एक एरो ड्रॉ करना है कि नहीं। इस एरो का जो हेड है ये डायरेक्शन बताता है, और एरो का जो लेंथ है इट्स मीन कि ये एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसका जो लेंथ है ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उस एरो का जो हेड है, एरो हेड, वो डायरेक्शन को बताता है, और एरो का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताता है, सॉरी, एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताता है। कहने का मतलब है कि वेक्टर जो है वो एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस एरो का जो हेड होगा वो डायरेक्शन बताएगा, और एरो का जो लेंथ होगा, लंबाई होगी, उसे क्या, वो मैग्नीट्यूड बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो whose head represents the direction and length of that arrow represents magnitude of that vector। और एक चीज़ कि किसी भी वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे, तो हम वेक्टर को लिखेंगे किसी अल्फ़ाबेट से, ए और उसके ऊपर एक एरो साइन दे देंगे, बी और उसके ऊपर एक एरो साइन दे देंगे, सी उसके ऊपर एक एरो साइन दे देंगे, पी क्यू आर एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से। तो किसी भी वेक्टर को हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके माथा पे एक एरो देके, आया समझ में। किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक अल्फ़ाबेट से, है कि नहीं, और उसके ऊपर एक एरो साइन दे दीजिए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, बाद में फिर से मैं लिखवाऊंगा। किसी भी वेक्टर, जैसे मान लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ए वेक्टर के ऊपर मॉड दे दीजिए, ए वेक्टर के ऊपर मॉड दे दीजिए, या उसके ऊपर से एरो को हटा दीजिए। ज़्यादा आसान ये है, पर किताबों में ए वेक्टर का मॉड दिया रहता है। कहने का मतलब है कि ए के मैग्नीट्यूड को अगर हमें बताना है तो वी विल पुट अ मॉड ऑन द वेक्टर, है कि नहीं। जैसे पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो पी के ऊपर मॉड दे दीजिए, या पी के ऊपर से ये जो एरो है उसको हटा दीजिए। आया समझ में। मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उस एरो का जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन, और उसी एरो का जो लेंथ है इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। समझ आया। तो कुल मिला के एक वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एरो हेड डायरेक्शन बताता है और उसका लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है। मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, तो इसे लिख भी लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, स्टूडेंट, इतने तरह के वेक्टर हैं, और भी वेक्टर है, लेकिन जो मेनली जो वेक्टर्स हैं वो इतने ही तरह के हैं। तो सबसे पहला चीज़ है
पहला चीज इक्वल वेक्टर। क्या है भाई इक्वल वेक्टर, समझते जाइएगा, सभी चीज़ों को लिखना है, अभी फिलहाल लिखिएगा नहीं, इस चीज़ को समझिएगा कि है क्या ये वेक्टर्स। वैसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, है कि नहीं, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम, उस वेक्टर को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम, दोनों जब सेम हो उस वेक्टर को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। पैरेलल वेक्टर, अब ये मत कह देना कि पैरेलल वेक्टर को ही इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो पैरेलल वेक्टर क्या है, तो वैसे वेक्टर जो दो वेक्टर हो सकते हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो। मान लेते हैं कि हम नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, कहाँ, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में हम 50 मीटर चलते हैं। एक और बंदा है जो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, वो चलता है 100 मीटर, बट डायरेक्शन दोनों का सेम है कि नहीं। दोनों के मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं, पर डायरेक्शन सेम हो। तो वैसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, हाउएवर देयर मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट, है कि नहीं। अब आप कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड को कैसे एक्सप्लेन करें, आप कह सकते हैं कि एक का जो मैग्नीट्यूड होगा दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान रहे हैं और इसको वेक्टर बी का, तो आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर बी, ओ सॉरी 2 वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, है कि नहीं। तो वैसे वेक्टर सीधा सीधा मतलब है यार कि वैसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, है कि नहीं। तो क्या इक्वल वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहेंगे, हाँ जी, इक्वल वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। क्या सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, यस, सारे वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन क्या सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे, जी नहीं, सारे पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते हैं। हाउएवर इक्वल वेक्टर्स कैन बी कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर। तो कहने का मतलब है कि ऑल इक्वल वेक्टर कैन बी वेक्टर्स कैन बी कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर, बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। सिंपल सा ये है, कहने का मतलब है कि ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन तो सेम हो पर कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वैसे वेक्टर को कहेंगे पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, सब कुछ सेम है, एक वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के ऑपोजिट है, तो क्या उनमें भी डायरेक्शन सेम होगा, नहीं, सॉरी डायरेक्शन तो बिल्कुल ऑपोजिट है। क्या उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, हो भी सकता है, नहीं भी, है कि नहीं। तो वैसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, उन वेक्टर को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जीरो और नल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करे। कहने का मतलब है कि ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए, तो वैसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, बोलिए, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। कहने का मतलब है कि उसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड है और ना ही कोई डायरेक्शन है। तो जीरो वेक्टर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हैज़ नो डायरेक्शन। अब आप कहेंगे कि सर ये आप कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं और डायरेक्शन भी नहीं है, लेकिन साहब आप सबसे पहले वेक्टर बताने के टाइम पे आपने क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच स्पेसिफिकेशन इज कंप्लीटेड विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब कह रहे हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका ना तो मैग्नीट्यूड हो और ना ही कोई डायरेक्शन हो। ये क्या मजाक कर रहे हैं भाई? तो बाबू मजाक नहीं है, समझिएगा इसको। कहने गया हो, हाँ ये था, हाँ याद देखिए। तो कहने का मतलब है कि अब आप इमेजिन कीजिए, टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है, इधर से 500 न्यूटन का फोर्स और इधर से भी 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस रिबन पे कितना फोर्स लग रहा है? जीरो। इस रिबन पे जीरो फोर्स लग रहा है। कहने का मतलब है कि ये रिबन जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है रिबन? आप समझ गए होंगे। रिबन कहाँ जाएगा?
ना तो उधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। कहने का मतलब है कि एफ नेट जो है ये क्या होगा, 0 होगा। इसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होगा और ना ही डायरेक्शन होगा। तो जनरली हमें 0 वेक्टर मिलता कैसे है, तो सबसे ज़्यादा इसके चांसेज है कि 2 वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इक्वल और अपोजिट वेक्टर है, तब वहाँ पे आपको 0 वेक्टर मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि एक ही पॉइंट पे 4-5 फोर्सेज लग रहे हो, तब वहाँ पे और वो जो फोर्सेज हैं उनका नेट जो है वो 0 है। कहने का मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो 0 लग रहा है, तो उस केस में हम 0 वेक्टर कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 0 वेक्टर समझ आ गया होगा। ऐसा वेक्टर जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड हो और ना ही कोई डायरेक्शन हो। तो ऐसे वेक्टर कहाँ से आएंगे, 2 वेक्टर को इक्वल और अपोजिट कर दीजिए तो वहाँ पे 0 वेक्टर आ जाएगा। इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करे। कहने का मतलब लेंथ 0 हो जाए तो डायरेक्शन कुछ नहीं। चलिए अब कहता है कोलिनियर वेक्टर। क्या है कोलिनियर वेक्टर, तो वैसे वेक्टर जो कि सेम ही लाइन में हो उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर। 5 वेक्टर को एक लाइन में रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। कोप्लेनर वेक्टर नहीं, कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर क्या है जी, एक ही पॉइंट से इनिशिएट होने वाले बहुत सारे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोइनिशियल वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या कहेंगे, ऐसे वेक्टर 3 या उससे अधिक वेक्टर। आप कहेंगे कि सर ये 3 क्यों, है कि नहीं। तो बाबू मान लेते हैं मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये दोनों वेक्टर को कहीं भी तुम कर दो, क्या दोनों सेम प्लेन में आएंगे, एग्जैक्टली। तो 2 वेक्टर जो होता है हमेशा सेम प्लेन में ही आएगा और उन दोनों वेक्टर्स को हमेशा हम कोप्लेनर ही कहेंगे, है कि नहीं। 3 वेक्टर जैसे मान लेते हैं 3 वेक्टर, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। अभी तो आपको तीनों प्लेन में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्टर्ब करता हूँ, अब ये क्या तीनों प्लेन में है, नहीं, तीनों एक प्लेन में नहीं है। दो तो हमेशा एक प्लेन में होगा, लेकिन जब 3 वेक्टर को लाते हैं ना, तब ये एक प्लेन में नहीं है एक प्लेन में नहीं है। तो अब देखिए, अब ये तीनों एक प्लेन में है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वैसे वेक्टर जो कि क्या हो, बताइए, वैसे वेक्टर जो एक प्लेन में हो, और वैसे वेक्टर के लिए कितने वेक्टर हमें चाहिए, 3 वेक्टर। 2 तो हमेशा प्लेन में होगा। तो आप क्या कहेंगे कि वैसे 3 या 3 से अधिक वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, उन्हें क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। तो हमारा ये जो बोर्ड का प्लेन है कि नहीं, जो स्क्रीन है, इसमें हम ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों वेक्टर क्या होगा, ये कोप्लेनर कहलाएगा, क्योंकि सेम ही प्लेन में है। समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन एक वेक्टर ऐसा अगर हम कर देते हैं, तो क्या वो सारा वेक्टर और ये वेक्टर क्या कोप्लेनर है, नहीं, ये वाला जो है ये प्लेन से ऊपर आ गया, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर नहीं है। आया समझ में। तो कोप्लेनर क्या है, ऐसे 3 या 3 से अधिक वेक्टर जो कि क्या हो, सेम प्लेन में लाई करें, उसे कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। आगे यूनिट वेक्टर, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1। और वो अब जब 1 मैग्नीट्यूड हो तो वो कहीं से कहीं किसी में भी गुना कर सकते हैं। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो किसी भी वेक्टर के दिए हुए वेक्टर का डायरेक्शन बताता है कि नहीं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका डायरेक्शन क्या हो, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में हो, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। डिफाइन कैसे करेंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। आया समझ में। तो यूनिट वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन बताने का काम आता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना। तो वैसे वेक्टर को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर। अब सबसे पहला चीज़ है कि किसी भी वेक्टर को हम लिखते कैसे हैं, तो वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि
वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लो कोई एग्जांपल है, एक वेक्टर ए है, तो ए का मैग्नीट्यूड और ए का डायरेक्शन, तो ए का डायरेक्शन क्या बताता है, वो यूनिट वेक्टर ही बताता है। आप कहेंगे सर ये नया चीज़ क्या है, तो इसे कहते हैं ए कैप। किसी भी वेक्टर को उसके ऊपर जब एरो बोल रहा हूँ, अगर कोई लेटर है उसके ऊपर अगर वेक्टर डाल देते, ये एरो साइन डाल देते हैं तो ये वेक्टर हो गया, लेकिन अगर इसी के ऊपर कैप डाल देते हैं तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होगा, है कि नहीं। तो चलिए हम थोड़ा सा अब लिख भी लेते हैं। सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मैं एक बार फिर से बताता हूँ, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1, इक्वल वेक्टर बता रहा हूँ ना, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर सेम, उसे क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, पैरेलल वेक्टर, वैसे वेक्टर जो कि क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, पर कोई ज़रूरी नहीं हो कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो। एक का जो मैग्नीट्यूड होगा दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। चलिए आप लिख लीजिए, मैं समझा तो दिया ही हूँ, अगर नहीं समझ आता है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और इस चीज़ को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर। देखिए एक चीज़ मैं नहीं बताया, ऑपोजिट वेक्टर क्या है, समझिएगा इस चीज़ को। कहने का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जो कि नॉर्थ से साउथ जा रहा हो और 50 मीटर ट्रेवल किया, दूसरा साउथ से नॉर्थ आ रहा हो, उल्टा लिख दिया, साउथ से नॉर्थ आ रहा हो और ये भी 50 मीटर ही हो। कहने का मतलब है कि दोज एंटी पैरेलल वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर सेम, मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो, उसे क्या कहते हैं, निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। लिख लीजिए इस चीज को। जीरो वेक्टर भी समझा दिया हूं। कहता है नल वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो के ऊपर एरो देके, है कि नहीं। मैग्नीट्यूड हमेशा नल वेक्टर का क्या होगा, जीरो ही होगा। कोलिनियर वेक्टर वैसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो, कहने का मतलब हो कि या तो 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो, उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। कोइनिशियल, एक ही पॉइंट से इनिशिएट होने वाले बहुत सारे वेक्टर, उसे क्या कहेंगे, कोइनिशियल कहेंगे। कोप्लेनर वेक्टर, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 2 फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर, 2 वेक्टर हमेशा ही क्या होगा, कोप्लेनर होगा। यूनिट वेक्टर डेफिनेशन लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सभी समझे होंगे। इनकेस अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट कीजिए, है कि नहीं। जिस टॉपिक में आप कमेंट करेंगे डेफिनेटली मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यही कोशिश करूंगा कि वीडियो का जो लेंथ है ये 40 से 45 मिनट का ही रहे, है कि नहीं, बहुत बड़ा ना हो जाए, ताकि आप एक बार में बैठ के एक वीडियो का नोट्स तो बना ही लो। इसके मेरे हिसाब से कुछ 5 या 6 वीडियो मैं रखूँगा, 5 या 6 वीडियो में ट्राई करूँगा कि इसको पूरे समराइज कर दूँ, है कि नहीं। और उसके बाद आपका जो PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे नीट का है, मेंस का है, एडवांस का है, तो 5 या 6 वीडियो उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल पे रहेगा, तो उसको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वेक्टर इज़ नॉट ऑल अबाउट थ्योरी। आप इसका जितना न्यूमेरिकल करते हैं उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और स्टूडेंट एक बात और जान लीजिए कि पूरे फिजिक्स में वेक्टर भरा हुआ है। अगर आपको वेक्टर नहीं आता है, ना तो आपको काइनेमेटिक्स समझ आएगा, ना सर्कुलर मोशन समझ आएगा, ना वर्क पावर एनर्जी तो छोड़ दीजिए, हालांकि वहाँ पे फोर्सेज ही है, आपको रोटेशनल समझ नहीं आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म समझ नहीं आएगा, मतलब समझिए कि पूरा फिजिक्स चौपट।